हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जो मेंस का हमारा चल रहा है टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसी को हम डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये टेस्ट नंबर 6 है, मतलब 1396 है, 2020 वाला, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट का आज टेस्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछता हूँ प्लीज़ उसका आंसर दिया करो। आप लोगों को इसके लिए कहा कि ऐसे का भी आप लोगों ने बोल रहे थे, तो उसको भी मैंने डिस्कस किया, लेकिन आप लोग लिख नहीं रहे हैं कोई लोग भी। ये बहुत बहुत भी गलत बात है। एक डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया है, इसीलिए तो मैंने बनाया है, मैं वरना मैं क्यों बनाता। आप ही लोग कह रहे थे सर कुछ होना चाहिए, तो ऐसा हमने सोचा कि चलो करते हैं। लेकिन आप लोग आंसर राइटिंग तो करते नहीं है, क्या करते रहते दिन भर। इस तरह से मतलब यूपीएससी की तैयारी होती है। आप लोग थोड़ा सा जिम्मेदार बन जाइए, उसी में आप लोगों की ही भलाई है, ठीक है। चलो खैर, आप लोगों को जैसा मन करे वैसा करो। मेरा तो फर्ज है कि बताना, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। आपको अगर देखना है तो देखो, वरना हमारे तो वीडियो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं। तो इसमें देखो, आज हम ये इन्वायरमेंट का टेस्ट है, तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट में। तो इसमें देखो, खराब और अच्छा ओजोन के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए ओजोन प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है। और साथ ही ओजोन प्रदूषण के शमन हेतु उठाए गए कदमों का भी प्रकाश में उस पर भी प्रकाश डालिए। तो देखो, ये मतलब ओजोन के बारे में हमको ब्रीफ में लिखना है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन को, ठीक है। और खराब मतलब गुड ओजोन और बैड ओजोन क्या होता है, उसके मध्य अंतर बताना है हमको। और ओजोन प्रदूषण और उसके प्रभावों की व्याख्या करना है कि मतलब क्या, मतलब इससे प्रदूषण होते हैं, क्या समस्याएं होती हैं, और ओजोन प्रदूषण को कम करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, ओजोन एक हल्की नीली गैस है जो अल्प सांद्रता पर भी विस्फोट या विषाक्त होती है, ठीक है। या 3 ऑक्सीजन परमाणुओं यानी O3 के संयोजन से निर्मित होती है। ओजोन एक द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। मतलब द्वितीयक प्रदूषक है, और इसके प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसे 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें देखो 2 प्रकार कौन से हैं। तो इसमें देखो, गुड ओजोन है एक बैड ओजोन है। तो इसकी विशेषताओं के आधार पर हम इसमें अंतर व्यवस्थित करेंगे। तो अवस्थिति की कहाँ पर ये मतलब गुड ओजोन होती है, तो गुड ओजोन ये समताप मंडल में देखी जाती है। और जो बैड ओजोन है ये क्षोभ मंडल में, यानी निचला वाला जो सबसे जो परत होता है, ठीक है, लेयर होता है, उसमें पाया जाता है। तो निर्मित होने के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती है, तो प्राकृतिक रूप से जो ये गुड ओजोन होती है ये एक परत के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है बैड ओजोन, या मानव जनित कारणों से निर्मित होती है, जिसमें ओजोन निर्माण के लिए आवश्यक गैसें जैसे एनोक्स होती है, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, और VOCs रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत के रूप ऑक्सीजन के साथ मिलकर सूर्य ताप की उपस्थिति में ओजोन का निर्माण करती हैं। तो ये सब मिलकर ओजोन का जो ये बैड ओजोन होती है क्षोभ मंडल में, इसका निर्माण करती हैं, ठीक है। तो प्रभाव और भूमिका क्या होती है इसकी, तो ये गुड ओजोन होती है, ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से तो रोकती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन ये जो होती है बैड ओजोन, ये क्षोभमंडल में होती है, यह वायु प्रदूषण का कारण बनती है, और इसके फलस्वरूप स्मॉग निर्मित होता है, ठीक है। तो मतलब ये स्मॉग जो होता है, फॉग और जो ये गैसें होती है, इसको मिलकर स्मॉग का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब कोहरा और ये धुआं मिलकर स्मॉग का निर्माण करता है। और ये जो मतलब वाष्प होती है, ठीक है, जल वाष्प, ये सब मिला होता है उसमें। तो ये उसका निर्माण करते हैं। वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें, तो कुछ समय पूर्व तक ओजोन परत लगातार क्षीण हो रही थी। हालांकि हाल ही के दिनों में इसमें सुधार के संकेत मिले हैं, जो कोविड-19 की वजह से जब सारी इंडस्ट्री बंद थी, सारे जो ऑटोमोबाइल ठप थे, ठीक है, तो इससे हमारी ओजोन परत में सुधार देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन जो ये हमारी वैड ओजोन है, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, इसमें कोई कमी या सुधार देखने को नहीं मिला है, ठीक है। संबद्ध क्षेत्र की अगर बात करें, तो ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघों के निर्माण के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्य प्रभाव देखा जाता है। तो ये जो ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ होते हैं, ठीक है, इन्हीं के आधार पर यहाँ पे देखा जाता है, इनमें मुख्य प्रभाव देखा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास ये पाई जाती है जो बैड ओजोन होती है। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि 2 प्रकार की ओजोन होती है। एक गुड ओजोन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और
बैड ओजोन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो बैड ओजोन हमेशा के लिए मतलब फ़ायदे मतलब नुकसान के लिए होती है, ठीक है। ओजोन प्रदूषण, ये ओजोन प्रदूषण है क्या? तो जब बैड ओजोन की मात्रा ओजोन के अनुमेय स्तर से अधिक हो जाती, मतलब जितना अनुमान लगाया जाता है जितना मतलब उसका स्तर होना चाहिए उससे अधिक हो, तो इसे ओजोन प्रदूषण कहा जाता है। हाल ही में दिल्ली में ओजोन प्रदूषण दर्ज किया गया, जो ओजोन एक्सपोजर के लिए 8 घंटे के औसत मानक मान यानी 100 माइक्रोन ग्राम पर घन मीटर की तुलना में 1.22 गुना अधिक है। इसके विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा देखा गया है ये, मतलब 100 माइक्रोग्राम पर घन मीटर में देखा गया है, इतनी ओजोन देखी गई है। तो इसमें ये 8 घंटों का औसत मानक मान देखा गया है। तो इसमें स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वचा पर जलन और श्वसन संबंधी रोगों की उच्च दर होगी। पर्यावरण की बात करें तो इसमें ओजोन की आवश्यकता से अधिक मात्रा में पत्तियों में प्रवेश करके प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है को मंद कर देती है, और जिससे पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। साथ ही जो कृषि उत्पादकता में भी कमी आ सकती है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जैव भू रासायनिक चक्रों की बात करें तो धरातली ओजोन पारिस्थितिकी तंत्रों को हानि पहुंचा सकती है, ठीक है। और वनों और उनके द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण परिस- पारिस्थितिकीय सेवाएं के क्षरण हेतु उत्तरदायी हो सकती है। इन सेवाओं में स्वच्छ वायु और भूजल निर्माण कार्य, ऊर्जा उत्पादन के लिए लकड़ी और जैव विविधता का संरक्षण सम्मिलित है। तो ये भी हमारे भू रासायनिक चक्र को भी प्रभावित करती है इस प्रकार, ठीक है। तो ओजोन को कम करने के लिए ओजोन को कम करने के लिए प्रारंभ की गई पहले क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो इसमें गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल है। इसका उद्देश्य था कि धरातली ओजोन से निपटना, और यह कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री जो थी, ठीक है, ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन का एक भाग है, ठीक है। और 2005 में जारी WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश भी हैं इसमें। तो इसके स्वीकार्य ओजोन को मानक 120 ग्राम, जो 120 माइक्रोग्राम पर घन मीटर से 100 माइक्रोग्राम घन मीटर तक मतलब तक कम करना चाहिए। तो ये औसत मतलब ये इतना होना चाहिए, अधिकतम आध घंटे का औसत होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, इसके कम स्तर से रहना चाहिए, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल स्तर पर किए गए कार्य हैं, ठीक है। अब हमारे इंडिया यानी भारत के द्वारा किए गए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ओजोन को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत 8 प्रदूषकों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी निगरानी की जा रही है, ठीक है। और ये सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग यानी सफ़र के द्वारा ये भी इसके अंतर्गत भी ओजोन की एक प्रदूषण के रूप में निगरानी की जाती है। तो ये सफ़र को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है, और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है ग्रैप, ठीक है, इसके अंतर्गत भी प्रदूषण जो पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण, इसे दिल्ली और NCR क्षेत्र के लिए लागू किया जाता है। और वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियों के अनुसार प्रत्येक स्रोत के लिए श्रेणीबद्ध उपाय सम्मिलित है इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारे 3 सिस्टम जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, और 2 प्रकार से हमको कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब ओजोन को, जो बैड ओजोन है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में जो भू निम्नीकरण का विवरण दीजिए, साथ ही भारत में भू निम्नीकरण को रोकने के उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालिए। तो भू निम्नीकरण क्या होता है भारत में, इसको कहाँ मतलब होता है, क्यों होता है? तो इसको हमको लिखना है कि क्या है, पहले तो क्या बताना है कि है क्या एक्चुअली में, ठीक है। और फिर भू निम्नीकरण की वर्तमान स्थिति में उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उन कारणों को हमको उनका उल्लेख करते हुए आगे बढ़ते हुए भू निम्नीकरण को रोकने के जो कौन कौन से कदम हो सकते हैं उनको हमको लिखना है, ठीक है। तो रोकने के उपाय हम उसमें बताएंगे, और भू निम्नीकरण के लिए किए जा सकने वाले अन्य उपायों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम पूरा आंसर एनालिसिस करते हुए पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें भू निम्नीकरण को
पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और उत्पादकता की दीर्घकालिक या अस्थायी क्षति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जिसमें भूमि की उत्पादकता की स्वतः प्राप्ति जो है संभव नहीं हो पाती है। प्राकृतिक कारकों के साथ साथ मानव जनित कारक भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भू निम्नीकरण क्या होता है। उससे मतलब दीर्घकालिक या अस्थायी क्षति होती है जो हमारी मृदा होती है यानी सॉइल होती है। ठीक है, तो वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाती है, तो उसी के लिए है। तो भारत में भू निम्नीकरण की स्थिति क्या है, तो इसरो द्वारा प्रकाशित डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडर एटलस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29% से अधिक भाग अर्थात 96.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि भू निम्नीकरण की समस्या से ग्रसित है। इसका सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर के राज्यों में देखा जा रहा है। तो ये बहुत ही ह्यूज मात्रा में इतनी है। अगर इसमें हम क्रॉप मतलब उगाएं, मतलब फसलें उगाएं, तो कितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है और इससे लोगों को जॉब भी मिलेगा और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, और इससे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ ह्यूज मात्रा में भूमि डिग्रेडेशन हो रहा है। तो भारत की इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तो जैसे मृदा अपरदन है, तो जल और पवन जैसे अपरदन कारक सतही अपवाह में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण मृदा की ऊपरी परत जो है हट जाती है और अंततः भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। इसी प्रकार जो अनुपयुक्त जो कृषि पद्धतियां हैं जो इसमें अपनाई जाती है, इसमें कई गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, जैसे अनुपयुक्त फसल चक्र या कृषि रसायनों का अत्यधिक प्रयोग इत्यादि जो है जल भराव के कारण उत्पन्न लवणता। ठीक है, और कुल भू निम्नीकरण के लगभग 1.12% के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो फसल चक्र है और कृषि रसायन है ये भी इसके लिए, और जल भराव की समस्या, लवणता, ये भी हमारे भूमि डिग्रेडेशन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वनस्पतिक क्षरण की बात करें तो इसमें इसमें वनों की कटाई, स्थानांतरित कृषि, वनस्पति विनाश जैसी आदि गतिविधियां भी सम्मिलित इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित कारक कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, तो इसमें तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्य, औद्योगिक अपशिष्ट और नगर पालिका अपशिष्ट खनन गतिविधियां आदि शामिल हैं। तो अतिचारण एक इसका कारण हो सकता है। तो एक ओर भारत में जहां मवेशियों की संख्या सर्वाधिक है, वहीं दूसरी ओर चराई की साधारणीय व्यवस्था विद्यमान नहीं है। तो इसको भी हमको एक मतलब सतत विकास के लिए हमको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो भारत में निम्न भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी शीर्ष प्रक्रियाओं में जल अपरदन 11% भाग लेता है। ठीक है, वनस्पति क्षरण 9% और पवन अपरदन की बात करें तो 5.5% जो है इनके द्वारा हमारा जो है भू निम्नीकरण होता है यानी भूमि डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो बढ़ते भूमि डिग्रेडेशन को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, तो व्यापक राष्ट्रीय योजना की बात करें तो मरुस्थल का सामना करने हेतु 20 वर्षों की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नैप नेशनल मतलब राष्ट्रीय कार्य योजना को 2011 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये एक मतलब व्यापक है। और प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण, तो इसरो द्वारा कुछ अन्य जो भागीदारों ने GIS और सुदूर संवेदन का उपयोग करके संपूर्ण भारत के लिए डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस 2016 तैयार किया है। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मिशन मोड दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो भारत ने बॉर्न चैलेंज प्लेज यानी विश्व को वनोन्मूलित और अपरदित हो चुकी 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि को 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को 2030 तक पुनर्बहाल करने का एक वैश्विक प्रयास है को स्वीकृति प्रदान की है। तो ये भी एक हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा कदम में भारत सरकार द्वारा उठाया गया है। और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पर राष्ट्रीय रणनीति की अगर हम बात करें तो भारत द्वारा 2030 तक लैंड यानी जो ये मतलब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है, ठीक है, प्राप्त करने का लक्ष्य जो कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें भूमि संसाधनों की मात्रा व गुणवत्ता साधारणीय
बनी रहती है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारी भूमि वैसी की वैसी बनी रहे जैसे हमको मिली है, ठीक है, ताकि हमारे जो बाद जो जनरेशन आने वाली है उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और सस्टेनेबल लैंड एंड इको सिस्टम मैनेजमेंट की अगर SLEM प्रोग्राम की बात करें तो भारत सरकार और वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF मतलब वैश्विक पर्यावरण ग्रीन ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फंड होता है द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर आरंभ की गई पहले तो सरकार ने एकीकृत जल विकास कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित मिशन इत्यादि जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिसमें भू निम्नीकरण से निपटने के लिए आवश्यक घटक सम्मिलित हैं। इस विशाल और कठिन उद्देश्य को देखते हुए भारत को 2030 तक अपने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप अप्रोच का अंगीकरण और साधारणीय कृषि पद्धतियां, ग्रामीण शहरी इंटरफेस का प्रबंधन आदि जैसे कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपनी लैंड डिग्रेडेशन जो हमारी हुई है उसको भी हम रीजनरेट कर सकते हैं और जो मतलब हो रही है उसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब था और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो आपदा प्रबंधन के बारे में हमको बताना है क्या होता है एक्चुअली में और क्यों इसकी आवश्यकता है, ठीक है, और इसके क्या क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में हम पूरा डिटेल में यहाँ देखेंगे। और इसमें मीडिया क्या भूमिका निभाती है आपदा प्रबंधन में और इसके लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, इन सब बातों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो मीडिया के बारे में हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मीडिया की क्या रोल रहती है, क्यों मतलब मीडिया पे इतना फोकस किया जा रहा है, ये 21वीं सदी में हर एक स्पेस और मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपदा प्रबंधन को आपदाओं के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु आपात स्थितियों के सभी मानवीय पहलुओं और विशेष रूप से तत्परता, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स और पुनर्बहाली यानी रिकवरी पर कार्रवाई करने हेतु संसाधनों के संगठन एवं प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन एक अनुक्रियाशील राहत आधारित दृष्टिकोण से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक अग्रसक्रिय बहुआयामी समग्र दृष्टिकोण के रूप में विकसित हुआ है, ठीक है। तो भारत में आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका क्या है, तो इसमें देखो अगर आपदा प्रबंधन में भूमिका की अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा पश्चात के चरणों में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो आपदा पूर्व चरण में कैसे ये मतलब काम करती है, तो मीडिया आपदा जोखिम मुद्दे को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जब विभिन्न क्षेत्रों में आपदा तत्परता पर उचित व्यय करने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती है और यह आपदा शमन विशेषज्ञों को प्रभावित चेतावनी प्रणाली निर्मित करने में सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो संपूर्ण देश में टीवी, रेडियो, केबल सेवाओं का उपयोग करने से आपातकालीन अलर्ट अत्यधिक प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, और लोगों को उनके हानिकारक कार्यों और उन कार्यों के परिणामों के संबंध में जागरूक करके जोखिम में कमी को और समुदायों के सहयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये भी एक मतलब अहम मुद्दा होता है, ठीक है, इसमें। और ये आपदा के दौरान किस प्रकार मीडिया काम करता है, तो विशेष रूप से स्थानीय लोग जो होते हैं, स्थानीय मीडिया द्वारा प्रदत्त निरंतर तथ्यात्मक कवरेज अधिकारियों और स्वयंसेवी संगठनों और स्वयंसेवकों की सहायता से राहत हेतु प्रभावी लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है। मीडिया के माध्यम से प्रभावित या प्रभावित हो सकने वाले लोगों को क्यों करें और क्या करें और क्या ना करें की चेतावनी जारी करके अफवाहों और भ्रम की स्थितियों को रोका जा सकता है। साथ ही जीवन और संपत्ति की हानि को कम करके आवश्यक कदम उठाने के लिए लोगों और संबंधित अधिकारियों को मीडिया के माध्यम से पर्याप्त रूप से अग्रिम जानकारी का संचार
त्वरित रूप से किया जा सकता है। साथ ही जो प्रभावित स्थलों और जो अगम्य सड़क मार्गों और अवरोधित सहायता मार्गों आदि की पहचान करने में मीडिया आपदा प्रबंधन एजेंसियों और विशेषज्ञों की सहायता कर सकती है। ठीक है, तो ये आपदा के दौरान भी मीडिया का बहुत ही अहम रोल हो सकता है। ठीक है, अगर मीडिया द्वारा उसका अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। और आपदा के पश्चात मीडिया क्या कर सकता है, तो मीडिया विभिन्न हितधारकों को राहत संसाधन जुटा सकती है। ठीक है, और उनके लिए उचित विवरण में सहायता कर सकती है, या विभिन्न एजेंसियों और जो विभिन्न एजेंसियां हैं और संगठनों के माध्यम से समन्वय और संचार स्थापित करने में सहायक हो सकती है। और साथ ही जो है यह संसाधनों की लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित कर सकती है, और उसके जो संबंधियों के साथ संपर्क स्थापित करने में भी उनकी मदद कर सकती है। और मीडिया कुछ सामाजिक तत्वों की निगरानी कर सकती है और ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाने का प्रयास करने वाले लोगों की रिपोर्ट कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह आपदाओं की घटनाओं को विदेशी मीडिया की प्रतिकूल, अतिरंजित अतिरंजित और नकारात्मक रिपोर्टिंग और दुष्प्रभाव का प्रत्याचुर भी दे सकती है, मतलब उसका जवाब भी दे सकती है। जो दुष्प्रभाव होता है उसके मतलब एक विकल्प के रूप में इसे देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मीडिया का उत्तरदायित्व यह होता है कि वह आपदा में जन सामान्य के लिए संचार को अपेक्षित और अधिक तथ्यपरक, विश्वसनीय बनाए, और मीडिया को उसके प्रकार के भ्रामक समाचारों के लिए आपदा की स्थिति के राजनीतिकरण, किसी भी महत्वपूर्ण राजनीति का किसी भी महत्वपूर्ण रणनीति का प्रकटीकरण करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां भी भविष्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार आपदा के सभी चरणों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वंचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस भूमिका का निर्वहन सही उद्देश्य के साथ और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। ऐसी स्थितियों के दौरान मीडिया की रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मीडिया का जो अहम रोल होता है, जो कहीं आपदा आती है तो उसके द्वारा अच्छे से उसमें भूमिका निभाई जा सकती है। ठीक है, और लोगों को उनकी जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार मीडिया का, वैसे भी मीडिया तो फोर्थ पिलर होता है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। जो इंडिया खुद एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इस प्रकार मीडिया का बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है संयुक्त वन प्रबंधन और इसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और भारत में इसकी सीमित सफलता के पीछे उत्तरदायी कारणों का परीक्षण कीजिए। तो वन प्रबंधन क्या है, इसको हमको ब्रीफ में बताना पड़ेगा, और इसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं। ठीक है, भारत में इसे अपनाने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, और इसका जो वन प्रबंधन का महत्व क्या है। ठीक है, और इसकी सफलता के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। ठीक है, इनको हमको डिस्कस में ब्रीफ में डिस्कस करना है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो ये संयुक्त वन प्रबंधन की अगर बात करें, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक दृष्टिकोण है। ठीक है, मतलब संयुक्त वन प्रबंधन एक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत राज्य के वन विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा और प्रबंधन हेतु स्थानीय वन निवासियों, वन एवं वन सीमांत समुदायों को समर्थन प्रदान किया जाता है। वनों पर होने वाली लागत व उनके लाभों को उनके साथ साझा किया जाता है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1988 और संयुक्त वन नीति 1990 में प्रवर्तित सक्षम दिशा निर्देशों के माध्यम से सहभागी वन प्रबंधन पर हस्तक्षेप को समेकित किया था। ठीक है, तो यह दृष्टिकोण वनों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु स्थायी ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक जो वन संरक्षण संबंधी ज्ञान के उपयोग का प्रसार मतलब प्रयास करना होता है। इसके द्वारा इन समुदायों को कोष्ठ, ईंधन, चारा या अन्य जो काष्ठ वनोत्पाद या लघु काष्ठ इत्यादि की निर्वहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह इन उत्पादों के विक्रय के माध्यम से आजीविका का सृजन भी करता है, और स्थानीय लोगों में वन प्रबंधन के लिए वन व ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के रूप में संगठित किया जाता है। तो ये वन प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके के लिए हमको इसे आगे भी बढ़ाना चाहिए। तो इसके क्या क्या मतलब महत्व हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, इससे क्या होता है कि जो वनवासी समुदायों को आजीविका के अवसर प्रदान होते हैं, और इस पर
जो निर्धनता को कम करने में सहायता मिलती है और स्थानीय समुदाय की अपेक्षाकृत अधिक साधारणीय पारंपरिक वन संरक्षण पद्धतियों को नियोजित किया जाता है। और वनाग्नि से संरक्षण व अवैध शिकार, अवैध कटाई, अतिक्रमण आदि की रोकथाम सहित जो है वन संरक्षण को सुनिश्चित करना, ठीक है। और साथ ही जो वन भूमि जो होता है हमारा निम्नीकरण को रोकना, और ये वनावरण में वृद्धि हेतु वनीकरण और पुनर्वनीकरण की प्रथाओं को प्रोत्साहित करना कि हम दोबारा वन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है। और जॉइंट फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट होता है, ये भारतीय वानिकी के इतिहास में एक युगांतरकारी मतलब लैंडमार्क इनिशिएटिव है, ठीक है। हालांकि निम्नलिखित कारणों से इसका प्रभाव सीमित रहा है। तो कौन कौन से कारक रहे हैं जिसके कारण ये सीमित रहा है, इसका अभी तक मतलब पूरा विस्तार नहीं हो पाया है। तो इसमें कौन कौन से कारक हैं, तो जैसे समर्थन का अभाव होता है इसमें। जैसे की बात करें कि वनवासी समुदायों को वन विभाग द्वारा रोजगार सृजन करने वाली जो परियोजनाओं आदि के रूप में नियमित अंतराल पर परोक्ष या अपरोक्ष निवेश यानी इनपुट की आवश्यकता होती। इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक और वित्तीय सहायता का अभाव स्थानीय समुदाय की सहभागिता को बाधित करता है। साथ ही नौकरशाही का भी इसमें अहम रोल होता है, जो इसके केंद्रीकरण के लिए काम करता है। तो वन विभाग का जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गतिविधियों पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय नियंत्रण होता है। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट समितियों को प्रदत्त अपर्याप्त अधिकारों के कारण उनका प्रभाव सीमित बना हुआ है। और पंचायतों के साथ मतभेद हो जाता है। जो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट समिति होती है और ग्राम पंचायतों के मध्य स्पष्ट जो संबंधों की अनुपस्थिति के कारण पंचायतों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारण ये अतिरिक्त वन अधिनियम, जो हमारा अतिरिक्त वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट के कार्यान्वयन ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ग्राम सभा आधारित समितियों के मध्य क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों को उत्पन्न किया है। तो ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए ये मतलब अभी तक काम नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न स्तरीय निगरानी और अभिसरण का अभाव। तो आवधिक उपचारात्मक उपायों को सुनिश्चित करने हेतु नियमित प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को उचित रीति से विकसित नहीं किया गया है। संबद्ध राज्य के जो स्पष्ट दिशा निर्देशों या आदेशों के अभाव के कारण इस कार्यक्रम के विभिन्न जो विभागों से संयोजन को संस्थागत नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब काम, जो निगरानी भी अच्छी होनी चाहिए। और लाभ साझाकरण में असमानता। तो वाणिज्य विकास, बांस उत्पादों के निवल या सकल लाभ की हिस्सेदारी वन सीमांत समुदायों के प्रति भेदभावपूर्ण रही है। और अधिकारियों के पक्ष में की गई असमान भागीदारी। तो राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 की थी, इस घोषणा के बावजूद सर्वप्रथम वनों उपज हेतु सीमांत समुदाय की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। अधिकांश राज्यों द्वारा इन समुदायों को इस प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। तो ये भी एक चैलेंज है, इसीलिए ये मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो वन संरक्षण की साधारणीयता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा इन समितियों को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। और वन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता के साथ किए जाने वाले निरंतर प्रयास स्थानीय समुदायों का पुनरुद्धार करने के और उन्हें संरक्षण के प्रयासों को सक्रिय रूप में भाग लेने में सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब काम कर सकता है हमारा, ठीक है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से उसको हम काम करा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है कि अपशिष्ट से ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की विभिन्न तकनीकें क्या हैं, ठीक है। और भारत में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे हम अपशिष्ट जो हमारा ये कूड़ा कचरा होता है, इससे हम कैसे मतलब अपना ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। और पुनर्प्राप्ति तकनीकें कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, ठीक है। और अपशिष्ट ऊर्जा उत्पादन में संयंत्रों से संबंधित संभावनाएं और चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में हमको ब्रीफ में डिस्कस करते हुए आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है कि आंसर की जो डिमांड होती है उसी के आधार पे हमको चलना होता है। लेकिन हमको क्या पता है और क्या लिखना है, तो इसमें हमको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है।
तो इस प्रकार अब अवशिष्ट से ऊर्जा का उत्पादन, तो अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन एक एक जो ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया है। इस प्रकार में विद्युत या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु तो अपशिष्ट को उपचारित किया जाता है। ये प्रक्रियाएं दहन के माध्यम से प्रत्यक्ष और विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, अथवा मीथेन या मेथेनॉल या एथेनॉल या एथेनॉल या संश्लेषित या सिंथेटिक, जो सिंथेटिक होता है ईंधन, ठीक है, जैसे दहनशील ईंधनों का उत्पादन करती हैं। और अपशिष्ट से ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की विभिन्न तकनीकों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है। यथा कौन कौन सी है, तो भस्मीकरण है, यानी इंसीन इन इंसीन इंसीनरेशन की बात करें तो इस तकनीकी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जो होता है, ठीक है, जो ये कूड़ा कचरा होता है नगर पालिका के द्वारा जो इकट्ठा किया जाता है, का कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु वायु की उच्च मात्रा के साथ दहन किया जाता है। तत्पश्चात इन गर्म गैसों का उपयोग वाष्प उत्पन्न करने हेतु किया जाता है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब ये भस्मीकरण की क्रिया के द्वारा इसका काम किया जाता है। एक होता है गैसीकरण, तो गैसिफिकेशन, तो इस प्रक्रिया में कार्बनिक और जीवाश्म ईंधन आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा ऑक्सीजन या भाप की नियंत्रित मात्रा के साथ दहन किया जाता है, ठीक है। दहन मतलब भाप की नियंत्रित मात्रा के साथ दहन किए बिना उच्च ताप पर, मतलब लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप होता है उससे भी अधिक ताप पर पदार्थ की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात गैसीकरण द्वारा उत्पादित संश्लेषण गैस, यानी जो सिन गैस होती है, ठीक है, सिन गैस को उच्च मूल्य वाले वाणिज्य उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक गैसीकरण प्रक्रिया होती है। एक होती है तापीय अपघटन यानी पायरोलिसिस, तो इसमें तेल या फिर बात करें कि सिने गैस यानी साथ ही ठोस अपशिष्ट उत्पाद यानी उत्पादन करने के लिए बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के ऊष्मा का उपयोग शामिल होता है, तथा इसमें अपेक्षाकृत अधिक समरूप अवशिष्ट प्रवाह की आवश्यकता होती है। तो ये मतलब एक तापीय अपघटन होता है जिसे पायरोलिसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें मतलब अपेक्षाकृत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें अतिरिक्त ऑक्सीजन को का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक होता है बायोमिथेनेशन, तो इसमें बायोमिथेनेशन में बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों को अवयवी पारिस्थितिकियों में सूक्ष्म जैविक रूप में बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। इसमें किण्वन करने वाले जीवाणुओं, जैविक अम्ल, ऑक्सीजन जीवाणुओं और मेथेनोजोइक जो आर्कीय अक्रिय शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको करते हैं। तो ये हमारी 4 प्रकार की प्रक्रिया हो गई। कौन सी? एक तो हमारी हो गई जो भस्मीकरण, ठीक है, और एक होगी गैसीकरण, दूसरी होगी तापीय अपघटन और बायोमिथेनेशन हो गई, ठीक है। तो अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों में विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान होती है और भारत में इसकी व्यापक संभावनाएं भी विद्यमान है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के शहरों या कस्बों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट में लगभग 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता विद्यमान है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2031 तक 1075 मेगावाट और वर्ष 2050 तक 2780 मेगावाट तक के स्तर तक ले जाया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं जो हमारे यहाँ जो ठोस अपशिष्ट होता है उससे हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा ऊर्जा का उत्पादन होगा, साथ ही साथ जो ये ठोस अपशिष्ट की निपटान की प्रक्रिया भी हो पाएगी, ठीक है। किंतु इस स्तर को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो निम्न ऊर्जादायक अपशिष्ट यानी लो कैलोरिक वेस्टेज होता है, जो इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, क्योंकि जो ये नगर पालिका को प्रायः उचित रीति से पृथक नहीं किया जाता है जो अपशिष्ट होता है, ठीक है। और इसमें पश्चिमी देशों के 30% की तुलना में कुल 60 से 70% के मध्य अत्यधिक जैव निम्नीकरण यानी गीला अपशिष्ट सामग्री विद्यमान होती है। या अपशिष्ट को उच्च नमी और निम्न ऊर्जादायक मान प्रदान करता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो उच्च विषाक्त अपशिष्ट की अगर हम बात करें तो भस्मीकरण यंत्र विषाक्त राख या धातुमल यानी स्लैग का सृजन करते हैं, जिसमें भारी धातुएं और गैसीय प्रदूषण होते हैं जो विषाक्त यानी
संक्षारक प्रभाव युक्त होते हैं तथा भूमि जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब इसके लिए चैलेंज है। महंगी विद्युत तो कोयले और सौर ऊर्जा से 3 से 4 रुपये प्रति किलो जो हमारा जो इस कोयले और सौर संयंत्रों से जो हमको एनर्जी मिलती है वो 3 से 4 रुपये प्रति किलो घंटे की तुलना में WTE संयंत्र द्वारा जो लगभग 7 रुपये से जो मतलब ये हम वेस्टेज के आधार पर जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं ये 7 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से विद्युत का विक्रय करते हैं। तो ये एक मतलब महंगी प्रक्रिया है, तो इसके लिए हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और शहरी स्थानीय निकायों के हेतु वित्त अभाव, तो इसे नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के एकीकरण प्रबंधन हेतु आवश्यक संस्थागत क्षमता प्रभावित होती है और जिसके लिए WTE परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है। अन्य चुनौतियों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपूर्ति की अनियमित और अपर्याप्त मात्रा, सहमत शुल्क यानी एग्री फ्री का जो भुगतान न करना तथा विद्युत सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण परियोजनाओं की गैर विपणन क्षमता सम्मिलित है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो इस प्रौद्योगिकियों का लाभ जो है उठाने के लिए अपशिष्ट का उचित संग्रहण और पृथक सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से अपशिष्ट और विद्युत उत्पादन करने में अपेक्षाकृत अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के सृजन में सहायता हो सकती है। इसके अतिरिक्त नागरिकों की सहभागिता और 5R जो 5R अर्थात जो है कम करना यानी रिड्यूस करना जो हमारा ये है, और पुनः उपयोग करना जो हमारा कचरा है या इसको बहुत कम उपयोग करना यानी रिड्यूस, जो 5R अवधारणा पर आधारित होता है। ठीक है, यानी रीयूज और मतलब रीयूज नहीं ओ सॉरी रिड्यूज, रीयूज और रिकवर और रिसाइकलिंग और जो है रीमैन्युफैक्चरिंग के कार्यान्वयन के माध्यम से अपशिष्ट न्यूनीकरण तथा बेहतर प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको काम करना चाहिए ताकि वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, आपदा वस्तुतः संकट यानी हैजार्डस और सुभेद्यता का संयुक्त प्रभाव है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आपदा और संकट सुभेद्यता को परिभाषित करना है कि क्या मतलब ये होता है और इसके लिए उत्तरदायी संकट और इसके मध्य संबंध क्या है, इनको हमको बताना है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे तो जो है हमारा आंसर जो होगा बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपदा यानी डिजास्टर किसी समुदाय या समाज के दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन से उत्पन्न एक गंभीर व्यवधान होता है जिसके कारण व्यापक पैमाने पर मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति होती है। ठीक है, यह क्षति उस समुदाय या समाज द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए इसका सामना करने की क्षमता की तुलना में कहीं अधिक होती है। ठीक है, और संकट की अगर बात करें हैजार्ड्स की तो ये मुख्यतः मानवीय क्षति या संपत्ति की हानि या पर्यावरणीय क्षति या इसके संयोजन के संदर्भ में हानि उत्पन्न करने की संभाव्य स्थिति को दर्शाता है। यह प्राकृतिक जैसे कि चक्रवात, भूकंप आदि अथवा मानव जनित जैसे विस्फोट और प्रदूषण इत्यादि के कारण हो सकता है। तो संकट के प्रभाव के प्रति किसी समुदाय की संवेदनशीलता सुभेद्यता कहलाती है और यह उनकी भौगोलिक निकटता और आर्थिक स्थितियों और संरचना और सामाजिक स्थिति के कारण हो सकती है। संकट और सुभेद्यता किसी स्थान पर होने वाली अपेक्षित क्षति को निर्धारित करते हैं। इसे जोखिम के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, अगर चक्रवात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी संकटपूर्ण घटनाएं केवल एक प्रेरक बिंदु यानी ट्रिगर पॉइंट के रूप में करती हैं और उच्च तीव्रता वाले होने के बावजूद भी इसके परिणाम सदैव विनाशकारी नहीं होते हैं। यद्यपि ये संकटपूर्ण घटनाएं सुभेद्य और इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने में अक्षम लोगों द्वारा आवासित क्षेत्रों यानी बीमार या वृद्ध लोगों वाले, सीमित या जागरूकता वाले, संसाधनों की पहुंच के अभाव वाले क्षेत्र आदि में घटित होती हैं, तब इनके कारण व्यापक पैमाने पर क्षति होती है। इस प्रकार आपदा, संकट और सुभेद्यता के संयुक्त होने से उत्पन्न होता है। इन्हें जो है संकट से संबंधित संभावित जोखिम को कम करने की अपर्याप्त क्षमता के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो इसमें देखो डिजास्टर क्या होता है, जो मतलब ये सुभेद्यता और
हैजार्डस होता है। इसको दोनों को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो ये इसे ही डिजास्टर बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी स्थितियां हैं, तो देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा अंडरलेइंग काजेज होते हैं, जैसे लिमिटेशन एक्सेस टू द रिसोर्स, ठीक है, जो रिसोर्स होते हैं उनकी पहुंच हमारी सीमित होती है। इलनेस एंड डिसेबिलिटी, और यानी जो बीमारी और जो डिसेबिलिटी होती है, एज या सेक्स होता है, और मतलब पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है। और डायनामिक प्रेशर की बात करें, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल की कमी होती है। पॉपुलेशन एक्सपेंशन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होती है। अर्बनाइजेशन होता है, अनकंट्रोल्ड होता है अर्बनाइजेशन। अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर अनसेफ कंडीशन की बात करें तो डेंजरस लोकेशन होती है, डेंजरस बिल्डिंग्स होती हैं, और लो इनकम लेवल होता है। तो इन सब बातों को मिलाकर जो है ये मतलब संकट बनता है। और ट्रिगर पॉइंट की बात करें, जो सुभेद्यता वाली स्थितियां ये बनती हैं, ठीक है। और अगर ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो एर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, फ्लूड हो गया, ठीक है, मतलब बाढ़ हो गई, साइक्लोन यानी चक्रवात हो गया, वॉल्केनो इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी उद्बार हो गया, ड्रॉट यानी सूखा हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, वार हो गया मतलब युद्ध हो गया, टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट होते हैं, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, मतलब पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। तो इन सब मिलाकर हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं हैजार्ड्स, ठीक है। तो इन सब दोनों को मिला के हम जब चीज़ें होती हैं तो उसे ही डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। तो संकट और सुबाध्यता के मध्य अंतर को स्पष्ट करने वाले उदाहरण हैं। तो देखो भूकंप, या जो है भूकंप, इनको हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। और बाढ़ है, तो भूकंप क्या है, यह संभव है कि उच्च तीव्रता वाला भूकंप किसी निर्जल स्थल में विनाशकारी परिणाम उत्पन्न ना करे। इसे तब ही आपदा की श्रेणी में रखा जाएगा जब इसे जीवन, संपत्ति या संसाधनों की क्षति हो। लेकिन बाढ़ की अगर हम बात करें तो संभव है कि नियोजित विकास और पर्याप्त क्षमता वाले क्षेत्रों में जल स्तर में अकस्मात हुई वृद्धि वृद्धि अत्यधिक क्षति का कारण ना बने। किंतु बाढ़ की स्थिति में सुभेद्य वर्ग जैसे बच्चे, वृद्धजन, दिव्यांग स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हो सकते हैं, जिससे क्षति हो सकती है। परिणाम स्वरूप यह आपदा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो समुदायों की प्रत्यावस्था यानी रिजिलियंस का निर्माण संकट या आपदाओं से संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार संकट को पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं है, किंतु उचित नीतिगत ढांचे और नियोजित विकास पद्धतियों को अपनाने से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही अग्र सक्रिय आपदा प्रतिक्रिया उपायों को विकसित करने हेतु राज्य को तकनीकी हस्तक्षेप में पर्याप्त निवेश करना चाहिए, ठीक है। तो हम आपदा से जो है ये मतलब मुक्ति पा सकते हैं। तो ये डिजास्टर से रिलीफ मिल सकती है हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही के दिनों में जैव विविधता की क्षति हेतु उत्तरदायी कारकों को रेखांकित कीजिए और इस संबंध में जैव विविधता संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए। तो जैव विविधता की क्षति जैव विविधता क्या है, जैव विविधता की क्षति क्या होती है, ठीक है। क्या निकट भविष्य में उसके जो क्षति है और निकट भविष्य में उसके सक्षम उत्पन्न होने वाले खतरे कौन कौन से हैं, ठीक है। और उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो उनको हमको लिखते हुए आंसर को आगे बढ़ाते हुए चलना है। तो इसमें क्या है कि जैव विविधता की क्षति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अधिकांशतः 1900 के बाद अधिकतर प्रमुख भूमि आधारित परिवासों में देशज प्रजातियों की औसत संख्या में लगभग 20% की गिरावट आई है। यूएन ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट के द्वारा अगर हम बात करें तो 40% से अधिक उभयचर प्रजातियां और लगभग 33% प्रवाल भित्तियों का निर्माण करने वाले प्रवाल और 1/3 से अधिक समुद्री स्तनधारी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, ठीक है। तथा 10% कीट प्रजातियां के सक्षम विलुप्त का खतरा विद्यमान है। तो मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब डिग्रेडेशन होता जा रहा है। तो जैव विविधता की क्षति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक कारक हो सकते हैं इसमें। तो हाल ही के दिनों में वैश्विक तापमान परिणामता, जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं का निरंतरता और तीव्रता में वृद्धि हुई है। इससे कुछ निश्चित क्षेत्र विशिष्ट प्रजातियों की क्षति होती है और आवासीय क्षति विखंडन की अगर हम बात करें तो बढ़ती जनसंख्या परिणाम स्वरूप जो विभिन्न मानवीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण वन क्षेत्रों के अतिक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। इसने स्तनधारियों और पक्षियों जिन्हें विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है कि विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न किया है। और जैसे
बाघ, सुमात्राई, ओरंगुटान होता है, ठीक है, इनके लिए ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। अतिदोहन की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या ने मनुष्यों को उपयोग हेतु अत्यधिक शिकार, अत्यधिक मत्स्यन या फिर किसी प्रजाति के अत्यधिक संग्रहण के लिए प्रेरित किया है। उससे शीघ्र ही इन प्रजातियों की संख्या में गिरावट हो सकती है। उदाहरण के लिए ग्रेट हैम रेड शार्क की संख्या में गिरावट देखी गई है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है, ठीक है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों की अगर हम बात करें तो देखो आक्रामक विदेशी प्रजातियों में बढ़ते ई वाणिज्य और इसके परिणाम स्वरूप समुद्री परिवहन में वृद्धि एक देश से दूसरे देश में कितनी प्रजातियों के अभिप्रेत के रूप में परिवहन का कारण बनी है। प्रायः विदेशी प्रजातियां आक्रामक हो जाती हैं तथा वे देशज प्रजातियों की संख्या में गिरावट विलुप्त करने का कारण बन सकती हैं, जैसे कि इकोपैरा कीट, ठीक है। तो इसको भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे आश्रित प्रजातियों की सह विलुप्तता, तो को एग्जिस्टेंस की बात करें तो इसमें जैव विविधता की बढ़ती क्षति से आश्रित प्रजातियों की भी हानि होती है। जैसे कि जब एक परपोषी मत्स्य की प्रजाति विलुप्त हो जाती है तब उस पर आश्रित परजीवियों का विशिष्ट समुदाय जो समुच्चय भी विलुप्त हो जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। तो जैव विविधता पर सम्मेलन, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBDT की बात करें तो इस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्याय संगत साझाकरण के प्रयोजनार्थ अपनाया गया था। भारत इस सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित करने के साथ ही सम्मेलन के तहत दायित्व को पूरा करने हेतु नगोया प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि भी की है, ठीक है। और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण और सामुदायिक रिजर्वों आदि के लिए संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क जैसी पहले शामिल हैं, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है। यह पर्यावरण संरक्षण और शिकार तथा अन्य मानवीय गतिविधियों से संरक्षण को सक्षम बनाता है। और प्रजाति विशिष्टता हस्तक्षेप की बात करें तो भारत सरकार ने विशिष्ट प्रजातियों की आबादी को संरक्षण हेतु विभिन्न परियोजनाओं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है इसके की शुरुआत की है। और वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज यानी का उद्देश्य संकटापन्न उत्पादों और जंतुओं का संरक्षण करना है, ठीक है। और योजनाओं का क्रियान्वयन की बात करें तो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जैसे वन्य जीवों के बेहतर संरक्षण और उसके परिवास में सुधार लाने हेतु समेकित वन्य जीव परियास विकास और निवल वन भूमि की क्षति को रोकने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण योजना आदि का जो है संचालन किया जा रहा है। और NGO द्वारा किए गए प्रयास तो विभिन्न गैर लाभकारी संगठन भी जैव विविधता संरक्षण में संलग्न है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड फंड नेचर और द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और आदि जैसे जो सरकारी एजेंसियां, मंत्रालय और विभागों द्वारा किए गए प्रयासों से सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम इनको मतलब सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आपदा जोखिम को परिभाषित करते हुए हम प्रारंभ करेंगे कि क्या होता है आपदा जोखिम और इसके 3 चरणों का सविस्तार वर्णन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे निष्कर्ष लिख के आंसर को, ठीक है। तो आपदा जोखिम प्रबंधन नए आपदा जोखिमों को रोकने, मौजूदा आपदा जोखिम का न्यूनीकरण और अवशिष्ट जोखिमों का प्रबंधन करने और सुनम्यता को सुदृढ़ करने तथा क्षति को कम करने में योगदान प्रदान करने हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों एवं रणनीतियों का अनुप्रयोग करना। तो आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो आपदा पूर्व यानी प्री डिजास्टर होता है, यह एक निवारक प्रक्रिया होती है। इसमें ऐसे
उपाय सम्मिलित होते हैं जो आपदा की स्थिति में सरकारों, समुदायों या व्यक्तियों को तीव्र अनुक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं ताकि आपदा का प्रभावी तरीके से सामना किया जा सके। और इसमें 4 घटक शामिल होते हैं। तो 4 घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो जागरूकता और क्षमता निर्माण होता है, तो इसे लोगों के खतरे के लिए जोखिम की सीमा को प्रति उनके सुभेद्य के संबंध में जागरूक बनाना और उन्हें आपदा प्रबंधन रणनीति में शामिल करना, जो उन्हें स्वयं और अपनी संपत्तियों को काफ़ी हद तक सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। और एक नियोजन होता है, तो निवारक उपायों जैसे कि सुरक्षा उपायों, पुनर्बहाली और विकल्पों आदि के संदर्भ में नियोजक आपदा जोखिम का अनुमान लगाने और उसके अनुसार बचाव करने को संचालित करने में सहायता करता है। और निगरानी की बात करें तो तैयारी के तहत सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की सावधानी पूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी संभावित त्रुटि से बचा जा सके। और त्वरित जो नेक्स्ट है हमारा त्वरित चेतावनी प्रणाली, तो यह सरकारी एजेंसियों को आपदा प्रवण क्षेत्रों में सार्वजनिक सूचना से प्रेषित करने में सक्षम बनाता है और किसी खतरे के पश्चात त्वरित आवश्यकता कार्रवाई की जा सके। ठीक है। तो ये हमारी 4 मतलब पहले चरण की पहले चरण की होती है। दूसरा होता है हमारा आपदा के दौरान क्या स्थितियां होती हैं, कैसे मतलब ये मैनेज करता है। तो जब कोई संकट उत्पन्न होता है तो सेवा समूह, सरकारी एजेंसियां, सामाजिक संगठनों की लोगों की सुरक्षा सभी संभव उपाय करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आवश्यकताओं एवं खाद्य आपूर्ति को उचित तरीके से पूरा किया जा सके, उनकी कठिनाइयों को न्यून किया जा सके और समुदाय आधारित आपदा अनुक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा सकें। और नेक्स्ट होता है हमारा आपदा पश्चात रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी। तो देखो, आपदा पश्चात हमारी उसमें अनुक्रिया और पुनर्बहाली रणनीति सम्मिलित होती है। इसमें सबसे पहले तो हमें सर्वप्रथम सर्वेक्षण और बेसलाइन डेटा संग्रहण के माध्यम से क्षति का आकलन किया जाता है। तत्पश्चात राहत और पुनर्वास के लिए किए गए जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि तत्पश्चात हमको राहत और पुनर्वास के उपाय किए जाते हैं। ठीक है। जिसमें आजीविका की पुनर्प्राप्ति, भोजन, आश्रय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी शामिल होती है। इसमें आपदा के प्रति अधिक सुभेद्य वर्गों जैसे कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों आदि के लिए विशेष उपाय भी शामिल होते हैं ताकि आपदा के प्रभावों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। और इस प्रकार अगर हम बात करें तो किसी भी आपदा के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए सभी 3 चरणों जो सभी 3 चरण हैं का एक समग्रतापूर्वक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क में जो सेंडाई फ्रेमवर्क है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों द्वारा भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्व की पहचान की गई है। भारत अपनी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, जो आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए हितधारकों को फ्रेमवर्क और निर्देश प्रदान करती है, के माध्यम से सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ संबद्ध है। ठीक है। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपदा प्रबंधन की रणनीतियों को उभारने के लिए काम किया जाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। तो अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं, और भारत में इसे अनुपालन सुनिश्चित करने में आड़े आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखो क्या होता है कि अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमको, और विस्तार से उत्पादक उत्तरदायित्व जो है ईपीआर की अवधारणा को हमको संक्षिप्त में इसको बताना है कि क्या है ये अवधारणा, और भारत में इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम चुनौतियां क्या हैं। ठीक है। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है। तो हम इसका थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर एक अवधारणा है जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपयोग अवधि में उन उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों का उत्तरदायित्व उत्पादन के निर्माता और आयातक पर होता है। तो ईपीआर की अवधारणा को ई अपशिष्ट यानी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 आदि में शामिल किया गया है। ठीक है। तो ई अपशिष्ट को इसमें शामिल किया गया है ईपीआर की अवधारणा के अंतर्गत। तो जो ईपीआर उत्पादकों की अगर हम बात करें तो इसमें तीन दायित्वों अर्थात आर्थिक यानी उत्पादों के संग्रहण, पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान पर व्यय का भुगतान, और भौतिक की बात करें तो आर्थिक, भौतिक और
सूचनात्मक। 3 प्रकार से ये ईपीआर उत्पादकों पर 3 दायित्व होते हैं, ठीक है। तो आर्थिक में तुम्हारा होता है कि उत्पादों के संग्रहण, पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान पर व्यय का भुगतान, और भौतिक में होता है आपका उत्पादों का जो प्रबंधन एवं उनके दुष्प्रभाव। और सूचनात्मक की बात करें तो विनिर्मित उत्पादों की पर्यावरणीय विशेषता पर सूचना का प्रसार को अपरिहार्य बनाता है, ठीक है, तो उस पर लागू करता है। तो भारत में ईपीआर अनुपालन से संबंधित चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें ईपीआर से संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो सभी उत्पादकों की पहचान करना कि कौन कौन से उत्पादक हैं। भारत में एक अवैध बाजार की उपस्थिति और उत्पादकों के सत्यापन हेतु एक विशिष्ट तंत्र के अभाव के कारण उन सभी उत्पादों की पहचान करना कठिन होता है और जो अपने उत्पादों से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। और उत्पादकों द्वारा उत्तरदायित्व की आउटसोर्सिंग होनी चाहिए। तो प्लास्टिक उत्पादक, आयातक, ब्रांड के स्वामी अपने ईपीआर लक्ष्यों को अपने लक्ष्यों को उत्पादन दायित्व संगठनों यानी जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पीआरओज को आउटसोर्स करते हैं। हालांकि पीआरओज जो सामान्यतः किसी जो उत्पाद के भौतिक रूप से पुनर्संग्रहित नहीं किया जा सकता, इसके बजाय प्रक्रिया को आर्थिक रूप से समर्थन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कई पीआरओज अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात व्यक्तिगत कूड़ा बनाने वालों यानी जो रेज पिकर्स होते हैं और प्रमुख संग्राहकों से अपशिष्ट को खरीद कर अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मतलब चुनौती है इनके लिए। और दावों को सत्यापित, जो दावे होते हैं, ठीक है, दावों को सत्यापित करने के लिए तंत्र का अभाव। तो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत अगर बात करें तो हम अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य को पूरा करने संबंधी विनिर्माताओं के दावों को सत्यापित करने के लिए कोई भी तंत्र विद्यमान नहीं है। तो ये एक चुनौती हमारे लिए अलग से है। और अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है। तो अपशिष्ट प्रबंधन नियम मुख्य रूप से पुनर्चक्रण और के औपचारिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, परंतु पुनर्चक्रण में अधिकांश भूमिका अनौपचारिक क्षेत्र की होती है। इसके अतिरिक्त इसमें अनौपचारिक क्षेत्र से पुनर्चक्रण की औपचारीकरण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है। तो ये भी हमारी चुनौती एक बहुत बड़ी है, ठीक है। और आर्थिक व्यवहार्यता और भौतिक संभाव्यता की बात करें तो उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के लघु स्तरीय परिचालन पहलुओं के संदर्भ में प्रत्येक उत्पादक के ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई और अथवा संग्रहण केंद्रों को स्थापित करना तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य और भौतिक रूप से संभाव्य नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब हमारे लिए चुनौती है। तो इस प्रकार औपचारिक पुनर्चक्रण के साथ अनौपचारिक जो पुनर्चक्रण को एकीकृत करने और अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयों को स्थापित करने हेतु विनिर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और अपशिष्ट प्रबंधन में शहरी निकायों द्वारा सहायता प्रदान करने जैसे कदमों और चुनौतियों को निपटाने और ईपीआर अवधारणा को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए उठाए जा सकते हैं। और इस प्रकार प्रयास नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया आदि देशों में किए भी जा रहे हैं, जहां मतलब बहुत ही इफेक्टिव ये चीज़ें काम भी कर रही हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हमारा आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं? आर्द्र भूमियों की विलुप्ति के पीछे उत्तरदायी कारणों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके प्रभावी संरक्षण हेतु उठाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए। तो आर्द्र भूमियों को हमको डिफिनीशन में डिवाइड करना है, मतलब परिभाषित करना है कि क्या है, ये ब्रीफ में बताना है। और इसके विलुप्त हो रही यानी ये कम हो रही हैं, ये मतलब समाप्त होती जा रही हैं, इसके क्या कारण है और संरक्षण में उतारे जा सकने वाले उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके आधार पर हम आंसर को लिखेंगे। तो हमारा रामसर अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण संधि द्वारा प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या प्रवाहित, ताजे, खारे या फिर लवणीय, जलयुक्त, दलदली या पंक भूमि या फिर पीठ भूमि या जलीय क्षेत्रों को अथवा ऐसे समुद्री क्षेत्रों को जिनकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक ना हो, आर्द्र भूमि के रूप में जो है परिभाषित किया गया है इसको, ठीक है। तो आर्द्र भूमियों की अगर उत्पादकता की हम बात करें तो आर्द्र भूमियों की उत्पादकता उच्च होती है तथा ये जैविक विविधता की वृद्धि में सहायक होती हैं। ये जल शोधन, बाढ़ के प्रभाव को कम करने, अपरदन को नियंत्रित करने, भूजल पुनर्चक्रण और सूक्ष्म जलवायु विनियमन जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि ये
देश के लिए सर्वाधिक संकटग्रस्त परिभाषाओं में से एक हैं और प्रति वर्ष 2 से 3% की दर से विलुप्त हो रहे हैं। तो आर्द्र भूमियों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो इसके निम्नलिखित कारक हैं। तो इसमें देखो, पहला तो हो गया हमारा आर्द्र भूमियों के अतिक्रमण की। तो अनियोजित शहरीकरण, उद्योगों के प्रसार, सड़क निर्माण, जलाशयों, नहरों के निर्माण, बालू खनन इत्यादि के कारण आर्द्र भूमियाँ सूख रही हैं, रूपांतरित हो रही हैं और परिणाम स्वरूप इसके दीर्घकालिक रूप से उल्लेखनीय आर्थिक और पारिस्थितिकीय क्षति होती है। ठीक है। निर्वनीकरण की बात करें तो जल संग्रहण क्षेत्रों में वनोन्मूलन से मृदा अपरदन और खाद जमा होने की समस्या में वृद्धि हुई है, जिससे कि आर्द्र भूमियाँ पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुआ है। प्रदूषण की बात करें तो उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण जैसे सीवेज और विषाक्त रसायनों की गैर प्रतिबंधित डंपिंग के कारण कई स्वच्छ जल युक्त आर्द्र भूमियाँ प्रदूषित हुई हैं। लवणीकरण की बात करें तो इसमें अत्यधिक जो है भूजल के दोहन के कारण लवणीकरण में वृद्धि हुई है, जिनसे आर्द्र भूमियों के निम्नीकरण और आर्द्र भूमियाँ प्रजातियों के जोखिम में अत्यधिक बढ़ा दिया है। ठीक है। मतलब बहुत ही वृद्धि हुई है, मतलब लवणीकरण से। और जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर से बात करें तो झींगा या मछलियों की मांग से प्राप्त होने वाले आर्थिक प्रोत्साहनों ने आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वनों को जलीय कृषि तालाबों में परिवर्तित कर दिया है। नई प्रजातियों का प्रवेश की अगर हम बात करें तो जलकुंभी और साल्विनिया जैसे विदेशी पादप प्रजातियों जैसे कि जलमार्गों को अवरुद्ध करती हैं और देशज वनस्पतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं के प्रवेश से आर्द्र भूमियाँ संकटग्रस्त हुई हैं। और जलवायु परिवर्तन की बात करें तो तापमान में वृद्धि, वर्षा में परिवर्तन, बाढ़ की पुनरावृत्ति में वृद्धि, समुद्र तल में वृद्धि आदि के कारण भी आर्द्र भूमियाँ प्रभावित हुई हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो इससे बहुत ही चैलेंजेस हैं जिससे हमारी आर्द्र भूमियाँ कम हो रही हैं। आर्द्र भूमियों के प्रभाव के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो आर्द्र भूमियों की पहचान करना, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर्द्र भूमियों की पहचान करने है तो वैज्ञानिक मापदंडों की आवश्यकता होगी और एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना इस संबंध में सहायता कर सकता है। ठीक है। और आर्द्र भूमियों पर डेटा बैंक का सृजन किया जाएगा। चिन्हित रामसर स्थलों के अतिरिक्त विभिन्न तरीके का उपयोग करके आर्द्र भूमियों के लिए एक डेटा बैंक का सृजन करना होगा। ठीक है। और उदाहरण के लिए अगर बात करें तो महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग ने राज्य में सभी आर्द्र भूमियों का एक डेटा बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। इसे अखिल भारतीय आधार पर परिचालन किया जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा तैयार की गई नेशनल वेटलैंड एटलस के तहत देश में 14.7 मिलियन हेक्टेयर के कवर करते हुए कुल 2,01,503 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है। ठीक है। तो इनको हमको संरक्षित करना पड़ेगा। और स्थानों के सहयोग की अगर बात करें तो सरकार वेटलैंड इंटरनेशनल जैसे संगठनों के साथ सहयोग स्थापित कर सकती है जो आर्द्र भूमियों और इन संसाधनों को साधारणीय बनाए रखने में और पुनर्स्थापित करने में कार्य कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग तो उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग यानी GIS उपकरण जैसी तकनीकी का उपयोग करके प्रभावी जो हमारा संकट है, ठीक है, प्रबंधन और आर्द्र भूमियों की निगरानी में सहायता कर सकता है। और बहुहितधारक भागीदारी की बात करें तो आर्द्र भूमियों का समग्र प्रबंधन और स्थानीय समुदाय के सदस्यों, प्रशिक्षित अकादमिक सदस्यों और पारिस्थितिकीविदों और जल विज्ञानियों आदि की भागीदारी से किया जा सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आर्द्र भूमियों के प्रबंधन के लिए योजना, निष्पादन, निगरानी के संदर्भ में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। और जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। तो स्कूलों और कॉलेजों, जल निकायों के निकट अधिवासित जन सामान्य में आर्द्र भूमियों के महत्व से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम का आरंभ करके जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम काम करें तो आर्द्र भूमियों पर क्षेत्र अत्यधिक विस्तारित है और यह कृषि, राजस्व, पर्यटन आदि विभिन्न विभागों के अंतर्गत शामिल है। आर्द्र भूमियों को और अधिक ह्रास से बचाने के लिए व्यापक और एकीकृत आर्द्र नीतियाँ तैयार करना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और नियोजन और निगरानी में सहायक जो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम है उसे आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2011 जैसी पहलों के कार्यान्वयन में भी की आवश्यकता भी होगी। ठीक है। और इस पे
एक एक्ट भी बनाना चाहिए जो इनके संरक्षण की बात करे। तो सरकार को ये भी काम करने चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छा होगा। जो हमारे वाटर की कमी है, पोल्यूशन की समस्या है, ठीक है, और पर्यटन को बढ़ावा देगा ये। तो इससे हम लोगों को बहुत सी चीज़ों से फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा करंट अफेयर का आएगा, तो आप लोगों अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।